हेलो फ्रेंड्स, दिस इज टीना मलिक। वेलकम टू स्टेयर्स टू सक्सेस। फ्रेंड्स, हम प्रैक्टिस सेट हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 6th। इससे पहले मैंने 5 प्रैक्टिस सेट करवाए हुए हैं। अगर आपने वो सेशन अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हुए हैं जो कंटेंट से रिलेटेड हैं। ओके, चलो फिर आज प्रैक्टिस सेट 6 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज इन मैथमेटिक्स कैन बी असेस्ड मोस्ट अप्रोप्रिएटली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। मतलब गणित में अधिगम नियोग्यता मीन्स लर्निंग डिसेबिलिटी है एक बच्चे को मैथमेटिक्स में, तो उसका आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। मीन्स कौन सा बेस्ट, कौन सा अप्रोप्रिएट टेस्ट है वो आपको बताना है, जिससे पता लगा सकें, टीचर पता लगा सकें कि बच्चे को जो लर्निंग डिसेबिलिटी है मैथमेटिक्स में वो किस तरह से अच्छे से टेस्ट से पता लगा सकते हैं, कौन सा टेस्ट बेस्ट रहेगा वो बताना है। फर्स्ट वन इज एप्टीट्यूड टेस्ट, अभिक्षमता परीक्षण। सेकेंड वन डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक परीक्षण। थर्ड वन स्क्रीनिंग टेस्ट, स्क्रीनिंग परीक्षण। या लास्ट वन अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण। तो इसमें से कौन सा बेस्ट रहेगा? देखो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है ना, गणित से रिलेटेड है, तो गणित से रिलेटेड है तो आप कैसे पता करोगे? निदान करके पता लगाओगे ना कि प्रॉब्लम कहाँ है। निदानात्मक परीक्षण बेस्ट होगा, डायग्नोज करना है। मैथमेटिक्स इसमें लर्निंग डिसेबिलिटी है बच्चे को, तो वो आप निदान करोगे, पता लगाओगे कि बच्चे को कहाँ क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, डायग्नोस्टिक टेस्ट। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते। द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट हैज बीन एनेक्टेड इन द ईयर। जो RPWD एक्ट है वो कौन से ईयर में आया था? तो फ्रेंड्स, मैंने ये स्पेशल एक सेशन लिया हुआ है, पर्टिकुलर एक सेशन है RPWD एक्ट करके। ओके, उसमें बहुत ही डिटेल में डिस्कशन हुआ है, बहुत ही बोलते हैं ना बिल्कुल ही बेसिक क्लियर किया है मैंने उसमें। तो अगर आपने वो सेशन देखा होगा तो आपको पता होगा कि RPWD एक्ट कब आया था, कितनी डिसेबिलिटीज उसमें मेंशन की हुई हैं, और PWD एक्ट कब आया था, उसमें कितनी डिसेबिलिटीज मेंशन की हुई हैं। तो देखो फ्रेंड्स, बता दूं मैं, 1995 में तो आया था PWD एक्ट, ओके, जिसमें थी 7 डिसेबिलिटीज मेंशन की गई थी। उसके बाद RPWD एक्ट आया था, जो PWD एक्ट को रिवाइज्ड किया गया था, उसी में ही कुछ डिसेबिलिटीज को ऐड किया गया था। दैट मीन्स 21 डिसेबिलिटीज बताई गई हैं RPWD एक्ट में, एंड वो आया था 2016 में। तो बेस्ट आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 2016। इज दैट क्लियर? देखो ये कंटेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर आपने कंटेंट वाली टॉपिक वाली वीडियोस देखी हुई है ना तो आप ये क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इन्वॉल्व्स। चाइल्ड सेंटर जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसमें क्या शामिल है वो बताना है। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज फॉर किड्स, मतलब बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, मतलब खुद से कर रहे हैं, अपने हाथों से कुछ प्रोजेक्ट मेथड दे रखा है, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कुछ और एक्टिविटीज कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, हाथों से कर रहे हैं। ठीक है। सेकेंड वन, चिल्ड्रन सिटिंग इन अ कॉर्नर, एक कोने में बिठा दिया गया, एक कोने में बच्चे बैठे हैं। थर्ड वन, लर्निंग इन रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट, मतलब रिस्ट्रिक्टेड है, स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट है, उसमें बच्चों की पढ़ाई हो रही है, अधिगम करवाया जा रहा है। या एक्टिविटीज दैट डू नॉट इंक्लूड प्ले, ऐसा खेल शामिल कर रहे हैं, ऐसा एक्टिविटीज, ऐसी गतिविधियां शामिल है जिसमें खेल को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो बताओ, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बोल रहे हैं तो उसमें तो ऐसा एजुकेशन होना चाहिए जिसमें बच्चा चाइल्ड सेंटर में हो, है ना। तो चाइल्ड सेंटर में होगा तो उसको सब कुछ, मतलब लर्निंग ऑन हैंड्स ऑन एक्टिविटीज हो गया, लर्निंग बाय डूइंग हो गया, प्रोजेक्ट मेथड हो गया, कुछ नया करेगा ना, खोज करेगा। ओके, डिस्कवरी को प्रमोट करा जाता है इसमें, कुछ नया इन्वेंट करेंगे। तो बेस्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। बच्चा खुद से करेगा, हाथों से करेगा, प्रोजेक्ट बनाएगा, अपना दिमाग लगाएगा, कुछ नया इन्वेंट करेगा, कुछ नया क्रिएटिविटी दिखाएगा।
ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Individual differences can be attributed to the complex interplay between the heredity factor and आपको कंप्लीट करना है। आपको ये बताना है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता है वे वंशानुगत कारकों मतलब हेरिडिटी फैक्टर और क्या है साथ में, क्या आएगा साथ में। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या आएगा मैंने बताया हुआ भी है, जो डेवलपमेंट होता है ना बच्चे का वो होता है हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। हेरिडिटी प्रोडक्ट है एनवायरनमेंट, मीन्स दोनों साथ में चलते हैं, दोनों इंटरप्ले करते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन डी वातावरण। जितना हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है ना इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए, जो व्यक्तिगत विभिन्नता है इंसान के डेवलपमेंट के लिए, जितना हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है उतना ही एनवायरनमेंट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, हम दोनों में से किसी एक को इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते, किसी एक पे ज्यादा फोकस नहीं डाल सकते, दोनों ही बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, एनवायरनमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इशू रिलेटेड टू डेवलपमेंट। कौन सा आएगा निम्नलिखित में से कौन सा विकास से संबंधित है, आपको ये बताना है विकास से संबंधित कौन सा है। तो देखो फ्रेंड, इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा आंसर सहजात अर्जित यानी कॉन्गिशनल या एक्वायर्ड, नेचुरल न्यूट्रिशनल, नेचर नर्चर, स्कोलेस्टिक को स्कोलेस्टिक। तो देखो मैंने अभी बताया था डेवलपमेंट जो है वो कैसे है, कैसे होगा इंसान का पर्सन का डेवलपमेंट कैसे होगा, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट जब साथ में इंटरप्ले करेंगे, साथ में कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो नेचर नर्चर, नेचर कहते हैं हेरिडिटी को, नर्चर कहते हैं एनवायरनमेंट को। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, नेचर एंड नर्चर। ओके, चलो आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of these is an external factor influencing the growth and development of a child? मतलब हमको एक ऐसा एक्सटर्नल बाह्य कारक बताना है जो एक बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है, एक्सटर्नल बताना है। ओके, तो एक्सटर्नल कौन सा होगा, जो बाहर की साइड, जो बाहर दिख रहा है। ओके, ऑप्शन है फिजिकल एनवायरनमेंट, इंटेलिजेंस, बायोलॉजिक फैक्टर्स या हेरिडिटी फैक्टर्स। क्या हो सकता है, शारीरिक पर्यावरण, बुद्धिमत्ता, जैविक कारक या अनुवांशिक कारक। तो देखो इंटेलिजेंस, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जीन्स, जो भी होता है, हेरिडिटी, ये सब तो इंटरनल हुआ ना। इनने कौन सा पूछा है, एक्सटर्नल पूछा है। एक्सटर्नल तो एनवायरनमेंट आएगा, है ना। बेस्ट आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए फिजिकल एनवायरनमेंट। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, कंटेंट रिलेटेड है। अगर आपने कंटेंट वाले सेशंस देखे हुए हैं तो आप इजीली आंसर कैच कर लोगे, आंसर निकाल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैंग एज एसोसिएटेड विद एज एंड डिलेड डेवलपमेंट इज। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। आपको गैंग एज बताना है। ठीक है, गैंग एज को लेटर चाइल्डहुड भी कहते हैं। अब लेटर चाइल्डहुड का टाइम पीरियड क्या होता है, 7 से 11 वर्ष होता है। तो आप देखो इसमें से ढूंढ सकते हो, बता सकते हो ना इसमें से कौन सा है, 8 to 10 ईयर्स, है ना। बेस्ट आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 8 to 10 ईयर्स। ओके, गैंग एज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is the first step of growth and development? फर्स्ट स्टेप बताना है आपको, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेप, सबसे फर्स्ट। ये जो स्टेप्स होते हैं ना, ये सीक्वेंस में चलते हैं, ये ब्रॉड डोमेन है, PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। ठीक है, ये इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, सीक्वेंस में चलते हैं। ठीक है, ब्रॉड डोमेन है ये डेवलपमेंट के। तो इन्होंने पूछा है सबसे पहला स्टेप बताना है ग्रोथ का, तो सबसे पहला स्टेप कौन सा होगा, फिजिकल होगा ना। ठीक है, करेक्ट है, सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास होगा पहले बच्चे का। ओके, इज दैट क्लियर। चलो आगे प्रोसीड करते हैं।
Which of the following statements cannot be considered as a feature of process of learning? मतलब सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। मतलब किसको, कौन से स्टेटमेंट को नहीं मान सकते हम? सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानी जा सकती। तो देखो नहीं पूछा है, कैन नॉट पूछा है, ऐसे में ना कई बार स्किप हो जाते हैं ये वर्ड्स एग्जाम में, है ना। तो क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से रीड आउट करना है। अगर क्वेश्चन सही से पढ़ लिया, कैन नॉट, नॉट, लीस्ट, एक्सेप्ट, लेस, ये ऐसे वर्ड्स है ना, ऐसे कोने में छुपे होते हैं, वो आंखों के आगे से निकल जाते हैं, पता ही नहीं लगता है, स्किप हो जाते हैं, है ना। तो जब तक क्वेश्चन सही नहीं पढ़ोगे आंसर गलत हो ही जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन सही से पढ़ना है। कैन नॉट पूछा है, नहीं पूछा है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर द ओनली प्लेस वेयर लर्निंग टेक प्लेस। ये ऐसे कह रहे हैं कि शैक्षिक संस्था ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। मतलब एक लर्निंग इंस्टीट्यूट, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ही एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ अधिगम हो सकता है, ये कहना है इनका। ये तो गलत बात है। और पूछा क्या है, गलत ही पूछा है ना, नॉट पूछा है, नहीं पूछा है। और ऑप्शन भी देख लेते हैं। लर्निंग इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। लर्निंग क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, मतलब व्यापक प्रक्रिया है। थर्ड ऑप्शन, लर्निंग इज गोल ओरिएंटेड, मतलब लक्ष्यमुखी होता है ना, कुछ गोल होता है, कुछ अचीव करना है ना आपको, उस हिसाब से लर्निंग हो रही है, अधिगम हो रहा है, सीखने का हो रहा है, पढ़ाई हो रही है, सही है। अनलर्निंग इज ऑल्सो अ लर्निंग प्रोसेस। अनअधिगम भी सीखने की एक प्रक्रिया है। तो क्या पूछा है इन्होंने, नहीं पूछा है। नहीं में इन्होंने ऐसे पूछा है कि क्या नहीं है, ओके। तो क्या नहीं है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ये कह रहा है ना कि सिर्फ शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र ऐसा स्थान है, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ही एक ऐसा प्लेस है जहां लर्निंग हो सकती है। क्यों, लर्निंग तो कहीं से भी एक्वायर कर सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी ना स्कूल ही जाना है। फैमिली से भी पढ़ाई होती है, घर से होती है, सोसाइटी से होती है। सिर्फ स्कूल नहीं कह सकते, सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं कह सकते। लर्निंग तो कहीं पे भी, एनीवेयर, एनी प्लेस, एनी टाइम, कहीं पे भी हो सकती है। इज दैट क्लियर? आगे प्रोसीड करते हैं। लर्निंग कैन बी एनरिच्ड इफ, सीखना समृद्ध हो सकता है। लर्निंग जो है, सीखना वो कब समृद्ध हो सकता है, ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है। स्टूडेंट्स फ्रॉम द रियल वर्ल्ड आर ब्रॉट इनटू द क्लास इन विच स्टूडेंट्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड टीचर फैसिलिटेट्स, है ना। मतलब क्या है कि ऐसी सिचुएशन लानी है क्लास में जो रियल वर्ल्ड से जोड़ रही है बच्चों को, बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं, टीचर एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहा है। ये तो बात अच्छी लग रही है, सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। मोर एंड मोर टीचिंग एड्स आर यूज्ड इन क्लास, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा शिक्षण सामग्री क्लास में यूज की जाए, प्रयोग किया जाए जिनका। थर्ड ऑप्शन है, टीचर यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्चर्स एंड एक्सप्लेनेशन। टीचर क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के लेक्चर मेथड, लेक्चर्स यूज कर रही हैं, एक्सप्लेनेशन कर रही है डिटेल में। क्या इससे लर्निंग बेटर होगी, अच्छी होगी? या लास्ट है, ड्यू अटेंशन इज पेड टू पीरियोडिक टेस्ट इन द क्लास, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। सिर्फ टेस्ट पे ही क्यों? तो बेस्ट ऑप्शन जो लग रहा है ना, इसमें जो सही बात लग रही है वो ये है कि टीचर क्लासरूम में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है, ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रही है जो रियल लाइफ से, बच्चों के रियल लाइफ से, बाहर की दुनिया से कनेक्ट कर रही है बच्चों को। बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं और टीचर क्या कर रहा है, फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहा है ना। बेस्ट आंसर है ये, बेस्ट ऑप्शन है ये ए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे, समझ आ रहे होंगे। अगर आज का ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, मेरी टीचिंग मेथड पसंद आ रही है आपको, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जितना हो सके, जितना ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड मेनली विद डिफिकल्टीज इन, जो डिसलेक्सिया लर्निंग डिसेबिलिटीज है वो मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है, ये बताना है आपको। तो देखो फ्रेंड्स, ये है रीडिंग से, पढ़ने में होता है ना, पठन डिसऑर्डर है ये, रीडिंग डिसऑर्डर है ये,
ठीक है, पढ़ने से है। अगर ऑप्शन में रीडिंग एंड राइटिंग लिखा हो तो भी करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, लिखने से भी है ना, जब बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा है, पढ़ने में दिक्कत है उसको, तो वो लिखेगा गलत, है ना। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, रीडिंग से रिलेटेड है। अगर ऑप्शन में रीडिंग एंड राइटिंग है तो आप रीडिंग एंड राइटिंग को ही प्रिफर करोगे। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statement best sums up the relationship between development and learning? डेवलपमेंट और लर्निंग का सबसे अच्छा बोलते हैं ना बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है, वो बताना है हमको। लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर सिनोनिमस टर्म्स, यानी कि वो सिनोनिम्स है ये दोनों टर्म, नहीं सिनोनिम्स तो नहीं है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड इन अ कॉम्प्लेक्स मैनर। ये हो सकता है अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है, इंटर रिलेटेड है, ये इंटरकनेक्टेड है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है ये। डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है कि विकास अधिगम से स्वतंत्र है, नहीं। लर्निंग ट्रायल्स बिहाइंड डेवलपमेंट, अधिगम विकास के पीछे रहता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये दोनों साथ चलते हैं, इंटरकनेक्टेड है, इंटरप्ले करते हैं, साथ में चलते हैं ये। इंटर रिलेटेड इन अ कॉम्प्लेक्स मैनर, ऑप्शन बी आएगा करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट प्रोसीड फर्दर। Which one of the following is an important activity to enable children to learn? मतलब कि ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सिखाने के लिए सक्षम बनाती है। कौन सी गतिविधि बच्चों को सिखाने के लिए सक्षम बनाती है? ठीक है, तो सक्षम बनाना है बच्चे को, तो आप बस ये बच्चे के बारे में बात हो रही है ना, चिल्ड्रन के बारे में, कि उनको सक्षम बनाना है। ठीक है, तो उनकी लर्निंग कैसी होनी चाहिए खुद सोचो, जहां बच्चा एक्टिव होगा। ओके, एक्टिव कहाँ होगा? पुरस्कार रिवॉर्ड देंगे तब, डायलॉग संवाद होगा तब, लेक्चर व्याख्यान में, या डी है इंस्ट्रक्शन निर्देश में। तो देखो लेक्चर तो टीचर देगा, इंस्ट्रक्शन भी टीचर ही देगा, रिवॉर्ड भी टीचर देगा। ठीक है, इसमें टीचर की तरफ से तो हो रहा है, टीचर तो साथ में कर रहा है कम्युनिकेट, सिर्फ टीचर वन वे कम्युनिकेशन है ये, लेकिन इसमें बच्चे की तो कुछ लर्निंग नहीं हो रही ना, चिल्ड्रन की तो कुछ लर्निंग नहीं हो पा रही है इसमें। वो कैसे सक्षम बनेगा? वो सक्षम तब बनेगा जब वो कम्युनिकेट करेगा, जैसे कि डायलॉग संवाद। ओके, कुछ बोल रहा है, कुछ टीचर बोल रही है, जहां बच्चा एक्टिव हुआ वही बेस्ट आंसर हुआ। इज दैट क्लियर? ऑप्शन बी डायलॉग इज द बेस्ट आंसर, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, Which of the following is most important in the process of learning? प्रोसेस ऑफ लर्निंग में बताना है आपको, सीखने की प्रक्रिया में से इन ऑप्शंस में से सबसे बेस्ट, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है, क्या है? हेरिडिटी ऑफ चाइल्ड, बच्चे की आनुवांशिकता, या स्टाइल ऑफ लर्निंग, सीखने की शैली, एग्जामिनेशन रिजल्ट्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का परीक्षा परिणाम, लास्ट वन है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की आर्थिक स्थिति। तो देखो हेरिडिटी कोई इंपॉर्टेंट प्रोसेस नहीं है लर्निंग में, ठीक है, अकेला हेरिडिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। स्टाइल ऑफ लर्निंग हो सकती है, हर एक बच्चा अलग तरीके से सीखता है, हर एक बच्चे का अलग स्टाइल होता है सीखने का, तो ये हो सकता है, यही करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। हर एक बच्चा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ना हर एक बच्चे में, तो उनके सीखने का स्टाइल भी डिफरेंट होता है। कोई लेक्चर मेथड से समझता है, तो कोई डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से, कुछ किसी को डेमो दिखा दो वैसे समझेगा, कोई प्रोजेक्ट मेथड से कंसेप्ट क्लियर हो रहा है किसी का, तो हर एक का स्टाइल अलग है। तो इम्पोर्टेंट जो माना गया ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, महत्वपूर्ण जो है प्रोसेस ऑफ लर्निंग में, वो होता है स्टाइल ऑफ लर्निंग, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। When students are given an opportunity to discuss a problem in group, their learning curve, मतलब कि जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है, मतलब कोई एक प्रॉब्लम दे दी गई है, उस पर डिस्कस करना है, डिस्कस करने की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है हर एक बच्चे को कि आप डिस्कस करो, ग्रुप में बैठ के करो, तो जो लर्निंग कर्व है वो
कैसा जाएगा, कैसा होगा, वो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ये जो लर्निंग कर्व है ना, इसके ऊपर भी मैंने सेशन लिया हुआ है इस टॉपिक पे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप स्टार्टिंग में मैंने करवाया हुआ है, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, काफी डिटेल में करवाया हुआ है। ये लर्निंग कर्व के बारे में बात कौन करता है? हर्मन एबिंगस, इन्हें बताया है कर्व के बारे में। तो देखो अब बच्चे सारे चिल्ड्रंस बैठे हैं, सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, ग्रुप में डिस्कस कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम दे दिया गया है, उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है, सभी अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, अपनी अपनी सोच बता रहे हैं, विचारधारा बता रहे हैं कि इस टॉपिक का ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो उनका ग्राफ होगा ना, जो लर्निंग कर्व होगा वो बेहतर होगा, स्टेबल नहीं रहेगा। क्यों स्टेबल नहीं रहेगा? क्योंकि दूसरों की भी तो थिंकिंग ले रहे हैं ना, वो साथ में इंटरेक्शन हो रहा है, किसी की सुन रहे हैं, बोल भी रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, स्टेबल बिल्कुल नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा, डिक्लाइंस भी नहीं होगा, अवनत नहीं रहेगा। ये अवनत रहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और सेम भी नहीं रहेगा। ये क्या होगा, बेहतर बनेगा, बिकम्स बेटर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम बहुत ज्यादा जितना हो सके आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आपको पता चलेगा कि आप कौन से एस्पेक्ट में वीक हो, कौन सा टॉपिक आपको कम समझ में आ रहा है, या कौन से टॉपिक आप बहुत ज्यादा परफेक्टली कर सकते हो, ठीक है। एंड फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय।